हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मयूर इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने पिछली क्लास में देखा कि सरकार के अंगों पर हमारी चर्चा चल रही थी, उसमें सबसे पहला अंग लिया था हमने व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका के कार्य व शक्तियों के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे व्यवस्थापिका का पतन या ह्रास के कारण। यहां से बड़ा क्वेश्चन पुटअप होने का पूरा चांसेज है। क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, वर्तमान में व्यवस्थापिका के पतन या ह्रास के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। वो क्वेश्चन होगा 20 नंबर का। कितने नंबर का? 20 नंबर का। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे व्यवस्थापिका का पतन या ह्रास के कारण। देखो, व्यवस्थापिका यद्यपि व्यवस्थापिका लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में मजबूत स्थिति में थी और वर्तमान में भी मजबूत स्थिति में है, लेकिन कार्यपालिका की अपेक्षा बहुत ही कम है। हालांकि व्यवस्थापिका का कार्य बहुत है, लेकिन कार्यपालिका की नजर में वह बहुत कम है। इसमें पतन या ह्रास के कारणों में पहला पॉइंट है कार्यपालिका के कार्यों में वृद्धि। कार्यपालिका के कार्यों में वृद्धि इस कारण हुई, देखो, अपने परंपरागत कार्य के अतिरिक्त आजकल कार्यपालिका कुछ ऐसे कार्य करने लग गई जैसे आर्थिक नियोजन या योजनाएं बनाना। यह कार्य पहले व्यवस्थापिका करती थी, लेकिन आजकल यह कार्य कार्यपालिका कर रही है। आर्थिक नियोजन या योजनाएं बनाना। आर्थिक नियोजन या योजनाएं बनाने का कार्य मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री के हाथ में होता है। इसका जो अध्यक्ष होता है वह होता है पीएम, अर्थात प्रधानमंत्री। आर्थिक नियोजन का जो अध्यक्ष होता है वो होता है कौन? पीएम। तो आधुनिक समय में लगभग 95% जो भी विधेयक संसदीय शासन प्रणाली में प्रत्यक्ष रूप से रखे जाते हैं वो किसके द्वारा रखे जाते हैं? विधायकों के द्वारा। वो कैसे रखे जाते हैं? प्रत्यक्ष, अर्थात लोकसभा में या राज्यसभा में जो भी विधेयक रखे जाते हैं वो कैसे रखे जाते हैं? प्रत्यक्ष। कैसे रखे जाते हैं? प्रत्यक्ष। ऐसे ही अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जो भी विधेयक रखे जाते हैं वो रखे जाते हैं अप्रत्यक्ष। कैसे रखे जाते हैं? अप्रत्यक्ष। तो इसी कारण भारत में संसदीय व्यवस्था है, तो संसदीय प्रणाली भारत में होने के कारण जो भी विधेयक होते हैं वो रखे जाते हैं प्रत्यक्ष। अध्यक्षात्मक प्रणाली में जो भी विधेयक रखे जाते हैं वो रखे जाते हैं अप्रत्यक्ष। अध्यक्षात्मक जो शासन प्रणाली है वह पाई जाती है कहां? अमेरिका में। कहां पाई जाती है? अमेरिका में। तो अमेरिका में जो भी विधेयक रखे जाते हैं वो अप्रत्यक्ष रखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर जो भी विधेयक या मंत्रिमंडल में जो भी विधेयक होते हैं उनको राष्ट्रपति डायरेक्ट अपनी पसंद से चुनता है, न कि जनता द्वारा चुने हुए होते हैं। उन्हें राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूप से अपने द्वारा चुनता है, न कि जनता द्वारा। तो वो अप्रत्यक्ष रूप से विधेयक को रखते हैं और उसमें अंतिम निर्णय किसका होता है? राष्ट्रपति का। किसका होता है? राष्ट्रपति का। लेकिन कब होता है? जब अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली उस देश में हो तब होता है।
दैट इज क्लियर। अगला पॉइंट चलते हैं, प्रदत्त व्यवस्थापन। प्रदत्त व्यवस्थापन, प्रदत्त व्यवस्थापन किसे कहते हैं? प्रदत्त व्यवस्थापन वह व्यवस्था होती है जिसमें एक अंग के पास में ज्यादा वर्कलोड या ज्यादा कार्य भार हो जाए तो अपने कार्य व शक्तियों का हस्तांतरण कर देते हैं। जैसे व्यवस्थापिका के पास अधिक कार्य होने के कारण, व्यवस्थापिका के पास अधिक कार्य होने के कारण अपने कार्यों व शक्तियों का हस्तांतरण कर देती है। इसे कहते हैं प्रदत्त व्यवस्थापन। अर्थात व्यवस्थापिका के पास में अधिक कार्य होने के कारण अपने कार्य व शक्तियों का हस्तांतरण किसे कर देती है? कार्यपालिका को। किसको कर देती है? कार्यपालिका को। इस कारण वर्तमान में व्यवस्थापिका के पास बहुत ही कम कार्य रह गए, क्योंकि इसके पास में ज्यादा कार्य होने के कारण ये अपने कार्य व शक्तियां कार्यपालिका को हस्तांतरण कर दी, और उन कार्यों को कौन कर रही है वर्तमान में? कार्यपालिका। दैट इज क्लियर। अगला पॉइंट देखते हैं, संचार साधन। वर्तमान में कार्यपालिका के प्रमुख राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या मंत्री हो, ये जैसे कि आपने अभी चर्चा में चल रहा है कि पीएम है मोदी जी, वो जनसंपर्क या जन सुनवाई कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? जन सुनवाई, यानी जनता की जो भी परेशानी है वो डायरेक्ट संचार के माध्यम से, वार्तालाप या संचार के माध्यम से शब्दों का आदान प्रदान या समस्याओं का आदान प्रदान हो रहा है। तो संचार के माध्यम से भी कार्यपालिका का प्रमुख कार्य हो रहा है। इस कारण व्यवस्थापिका थोड़ा सा कम रुचि लेने लग गई। दैट इज क्लियर। अगला पॉइंट है, विशेषज्ञों की परिषदों व समितियों का विकास। विशेषज्ञों की परिषदों व समितियों का विकास। देखो, विशेषज्ञों जैसे कोई भी विधेयक प्रस्तुत करने से पहले, कोई भी विधेयक प्रस्तुत करने से पहले उस पर विशेषज्ञों की एक समिति बुलाई जाती है। क्या बुलाई जाती है? समिति। एक समिति बुलाई जाती है और वह समिति यह निर्णय करती है कि इस विधेयक को प्रस्तुत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो कोई भी विधेयक प्रस्तुत करने से पहले, चाहे तो वो विधेयक लोकसभा में लाए या राज्यसभा में लाए, यह फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सा विधेयक राज्यसभा में आ रहा है, कौन सा विधेयक राज्यसभा में या लोकसभा में आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई सा भी विधेयक हो, उस विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले एक समिति की जरूरत होती है, कुछ विद्वान लोग होते हैं, उसके बाद में ही प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन वर्तमान में कार्यपालिका यह कहती है कि जो भी समितियां अपना निर्णय लेती है उनको अपने सम्मुख कर लेते हैं, यानी उनको मना लेते हैं और अपनी मनमर्जी करने लगती है। कौन? व्यवस्थापिका। तो कार्यपालिका यह कहती है कि कोई भी विधेयक आने से पहले, चाहे लोकसभा में आए चाहे राज्यसभा में,
एक सदन में आने के बाद दूसरी सदन में वह प्रस्तुत होना चाहिए और दोनों सदनों की सहमति के बाद में कोई भी विधेयक, कोई भी प्रस्ताव कानून का रूप धारण कर लेती है। तो वर्तमान में जो भी विधेयक है उस पर लगभग जो निर्णय है वह मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल ही लेती है। दैट इज क्लियर। चलो आगे चलते हैं। सेनाओं पर कार्यपालिका का पूर्ण नियंत्रण। सेनाओं पर कार्यपालिका का पूर्ण रूप से नियंत्रण। देखो, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, तीनों सेनाओं का कमांडेड ऑफिसर कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। और आपको पता है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है। क्या होता है? कार्यपालिका का प्रमुख। कार्यपालिका का प्रमुख होता है राष्ट्रपति और राष्ट्रपति को ही पहला नागरिक का दर्जा दिया जाता है। तो तीनों सेनाओं का कमांडेड ऑफिसर कौन होता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति ही सैन्य शक्तियों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से कर सकता है। उसको यह जरूरत नहीं पड़ती कि व्यवस्थापिका से अनुमति ले या उसके बाद में निर्णय हो तभी वह उस पर एक्शन ले। नहीं, राष्ट्रपति कार्यपालिका का सर्वेसर्वा होता है। वह चाहे तो सैन्य शक्तियों का प्रयोग आराम से या बेखूबी से निभा सकता है। इसके बाद में बात आती है कि अगर कोई युद्ध या कोई बाहरी संकट आए तो भी राष्ट्रपति स्वतंत्र रूप से उस पर निर्णय ले सकता है। किसी मंत्री परिषद से पूछने की जरूरत नहीं है। हो सके तो मंत्री परिषद से पूछ सकता है लेकिन बाध्य नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति का पद एक स्वतंत्र है, संवैधानिक है। दैट इज क्लियर। आगे चलते हैं। व्यवस्थापिका पर मंत्रिमंडल का हावी होना। व्यवस्थापिका पर मंत्रिमंडल का हावी होना। जैसा कि आपको पता है कि मंत्री परिषद में जो भी मंत्री होते हैं वो व्यवस्थापिका से निर्वाचित होकर आते हैं। मंत्री परिषद में जो भी मंत्री चुनकर आते हैं वो कहां से आते हैं? व्यवस्थापिका से। कहां से आते हैं? व्यवस्थापिका से। और व्यवस्थापिका से प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से दोनों तरफ से आ सकते हैं। छठा जो पॉइंट है, व्यवस्थापिका पर मंत्रिमंडल का हावी होना। मंत्री परिषद में जो भी मंत्री होते हैं वो व्यवस्थापिका से चुनकर आते हैं। जैसा कि संसदीय व्यवस्था में मंत्रिमंडल का निर्माण व्यवस्थापिका में से ही होता है। कहां से होता है? व्यवस्थापिका में से ही। और कहने के लिए वह व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किसके प्रति उत्तरदायी रहते हैं? व्यवस्थापिका। और व्यवस्थापिका की कौन सी सदन के प्रति? लोकसभा। जो भी मंत्री होंगे वो लोकसभा के प्रति क्या होंगे? उत्तरदायी होंगे। अर्थात व्यवस्थापिका जो कहेगी वही कार्य मंत्री परिषद को करना होगा। जब तक लोकसभा में मंत्री परिषद के मंत्रियों का बहुमत सिद्ध है तब तक लोकसभा में मंत्री परिषद या मंत्री रह सकते हैं, अन्यथा नहीं। वैसे ही राज्य की विधानमंडलों में भी वैसे ही है। जो भी मंत्री परिषद में तब तक रहेंगे जब तक उसको विश्वास मत प्राप्त है। जैसा कि राजस्थान की राजनीति में अभी उथल पुथल चल रहा है,
कि अशोक गहलोत जी और पायलट साहब के बीच में कुछ ऐसी वार्तालाप सुनने को आ रही है। तो जब तक गहलोत जी के पास में 2/3 बहुमत, कितना 2/3 बहुमत सिद्ध नहीं होगा, तब तक उनकी सरकार संकट में है। जैसे ही 2/3 बहुमत प्राप्त हो जाता है तो उनकी सरकार ज्यों की त्यों रहेगी। तो कहने का मतलब है जो भी मंत्री है वह लोकसभा या विधानमंडल के प्रति क्या रहेगा, उत्तरदायी रहेगा। और आगे बात करते हैं कि जैसे दलीय अनुशासन के नाम पर जो भी सत्तारूढ़ मंत्रिमंडल है उसके द्वारा व्यवस्थापिका के लोकप्रिय सदन को विघटित करने की शक्ति प्राप्त है। कैसे? जब 2/3 बहुमत प्राप्त नहीं होगा तो वह मंत्री परिषद अपना मंत्री पद से त्याग पत्र देगा। क्या देगा? त्याग पत्र देगा। त्याग पत्र देना ही पड़ेगा। दैट इज क्लियर। तो बात हो रही थी मंत्रिमंडल की। मंत्रिमंडल तभी तक रहेगा जब तक उसको विश्वास मत प्राप्त है, अन्यथा नहीं रहेगा। लास्ट का जो टॉपिक है वह है विदेशी संबंधों की प्रधानता। विदेशी संबंधों की प्रधानता, जैसे कि विदेशी मामले, जो जो देश विदेशी मामलों में उलझता जाता है, जो जो देश विदेशी मामलों में उलझता जाता है, त्यों त्यों कार्यपालिका की शक्तियां और मजबूत होती रहती है। कैसे? जैसे कि वर्तमान में आपने सुना होगा कि चीन और भारत के संबंध काफी हद तक अच्छे नहीं हैं। क्यों? क्योंकि चीन ने कुछ काम ही ऐसा किया है जिस कारण जो भी विदेशी मामले होते हैं उस पर कार्यपालिका का पूर्ण रूप से नियंत्रण रहता है। क्योंकि उसमें कार्यपालिका अपने हिसाब से कार्य कर सकती है। चाहे तो मोदी जी अपने मंत्रिमंडल से सहमति लेके कर सकते हैं या फिर राष्ट्रपति की अनुमति के बाद विदेशी जो भी मामले होते हैं वो पीएम या फिर राष्ट्रपति सुलझा सकते हैं। दैट इज क्लियर। तो आज आपने ये टॉपिक पढ़ा व्यवस्थापिका का पतन या ह्रास के कारण। उसमें 7 पॉइंट है। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। उसमें पहला पॉइंट है कार्यपालिका के कार्यों में वृद्धि, दूसरा है प्रदत्त व्यवस्थापन, तीसरा है संचार साधन, चौथा है विशेषज्ञों की परिषदों व समितियों का विकास, अगला है सेनाओं पर कार्यपालिका का नियंत्रण, अगला है व्यवस्थापिका पर मंत्रिमंडल का हावी होना, मंत्रिमंडल का हावी होना, अगला है विदेशी संबंधों की प्रधानता। तो आज हमारा टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और हम अगली क्लास में जो पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे सरकार के अंगों के बारे में। अगला जो अंग है कार्यपालिका। थैंक यू, धन्यवाद।